आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं दक्कननामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज दक्कननामे में हम आज की सबसे बड़ी खबर यानी मक्का मस्जिद बम धमाके मामले में आए फैसले की बात करेंगे। जी हां नाजरीन, मक्का मस्जिद धमाका केस में 11 साल बाद हैदराबाद एनआईए की खुसूसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में मुल्जिम स्वामी असीमानंद समेत सभी 5 मुल्जिमीन को सबूतों के फुकदान में बरी कर दिया गया। असीमानंद इस मामले के अहम मुल्जिमीन में से एक था। ख्याल रहे कि साल 2007 में हैदराबाद में जुमे की नमाज के दौरान धमाके में 9 अफराद हलाक जबकि 58 अफराद जख्मी हुए थे। यह पूरा मामला क्या कुछ था और आज कोर्ट में क्या कुछ फैसला आया, सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। एनआईए की खुसूसी अदालत ने शहर हैदराबाद की मक्का मस्जिद बम धमाका मामले का आज फैसला सुनाया। अदालत ने 5 मुल्जिमीन को बेकसूर करार दिया। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के दौरान हैदराबाद मक्का मस्जिद में एक धमाका हुआ था। इस धमाके में 9 अफराद हलाक जबकि दीगर 58 जख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की थी, जिसमें मजीद 5 लोग मारे गए थे। इस वाक़े में 160 चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अदालत ने 5 मुल्जिमीन को सबूत मौजूद न होने की बुनियाद पर बरी कर दिया। 5 एक्यूज का स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत भाई रतेश्वर एंड राजेंद्र चौधरी ऑल हैव बीन एक्विटेड ऑनरेबली बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। अदालत ने पाया किसी भी अभियुक्त के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, लिहाजा सबको दोष मुक्त कर दिया है, सबको बाइज्जत बरी कर दिया है। अब आप देखिए कौन है मुल्जिमीन। एनआईए ने जांच के बाद इस वाक़े में 10 लोगों को मुल्जिम बनाया। इसमें अभिनव भारत के तमाम अरकान शामिल हैं। स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा उर्फ अजय तिवारी, लक्ष्मण दास महाराज, मोहनलाल रितेश्वर और राजेंद्र चौधरी को इस मामले में मुल्जिम करार दिया गया था। 2 मुल्जिमीन रामचंद्र और संदीप डांगे अब भी फरार हैं। तहकीकात के दौरान ही आरएसएस के सुनील जोशी को गोली मार दी गई थी। हैदराबाद की मुकामी पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के बाद ये मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। सीबीआई हुक्काम ने 68 चश्मदीदों की गवाही दर्ज की थी। इनमें से 54 गवाह अब गवाही से मुकर गए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल की। बाद में इस केस को अप्रैल 2011 में एनआईए के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद एनआईए ने जांच का काम मुकम्मल किया और चार्जशीट फाइल की थी। कौन है स्वामी असीमानंद? स्वामी असीमानंद आरएसएस का साबिक रुकन है। मक्का मस्जिद धमाके के सिलसिले में इसे 19 नवंबर 2010 को गिरफ्तार किया गया था। इसने तहरीरी तौर पर कहा था कि अभिनव भारत के कई अरकान ने मस्जिद में बम धमाका करने की साजिश रची थी। बाद में 23 मार्च 2017 को स्वामी असीमानंद को जमानत दे दी गई। असीमानंद को अजमेर धमाका केस में पहले से ही बरी किया जा चुका है। मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस धमाका में भी इसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है। एनआईए की खुसूसी अदालत के जरिए मक्का मस्जिद बम धमाका केस में मुल्जिमीन को बरी किए जाने के बाद एनआईए का कहना है कि खुसूसी अदालत के फैसले की कॉपी मिलने के बाद तहकीकाती एजेंसी अपना मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करेगी। न्यूज़ 18 हैदराबाद। और चलिए इस पर एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी का क्या कुछ कहना। इसके अलावा माहिर कानून शफीकुर रहमान मुहाजिर ने एनआईए अदालत के फैसले पर ताज्जुब का इजहार किया है। उनका क्या कुछ कहना है, बयान सुनिए दोनों के। ये इसलिए आया क्योंकि एनआईए ने जो प्रोसिक्यूशन किया वो पूरा प्रोसिक्यूशन उनका कॉम्प्रोमाइज था। चीफ मिनिस्टर से मैंने दरख्वास्त की कि आप मरकजी हुकूमत पर दबाव डालें ताकि वो इस केस के खिलाफ अपील करें और जो गलतियां की गई हैं, ये डेलिबरेट गलतियां की गई हैं पूरे ट्रायल में। एनआईए चाहता तो सही तरह से प्रोसिक्यूशन करता, पूरे विटनेस हॉस्टाइल हो गए। तो ये कोई प्रोफेशनल तरीके से प्रोसिक्यूशन नहीं किया गया। मैं कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के सामने आप जो चीज़ रखेंगे उसके मुताबिक कोर्ट फैसला करेगा। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जो लोग मारे गए, जो शहीद हो गए, जिनकी जानें चले गई, उनके लिए तो कोई क्लोजर नहीं हुआ अभी। आज वही लोग तड़प रहे हैं।
वो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद इनसे इंसाफ होगा, जो इनके भाई, इनका बेटा, इनका बाप मारा गया, उनके खिलाफ उनको सजा मिलेगी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता कि ऐसी हुकूमत है जो इनसे इंसाफ नहीं कर पाई। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी गवर्नमेंट को कि क्या वो अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे, या फिर जिस तरह जयपुर अजमेर का फैसला आया उसके बाद भी अपील नहीं की गई। क्यों अपील नहीं किया आपने? आप क्यों बचा रहे हैं लोगों को? यह आपकी जिम्मेदारी है, आप तो पार्टी इन पावर है, मगर बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। अब एक 8 साला बच्ची से इंसाफ करने के लिए, मुंह खोलने के लिए वजीर आजम को इतने दिन लगे, तो मुझे तो बहुत ही अंदेशा है या खदशा है कि ये लोग इसमें नहीं करेंगे। मगर हम तो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, अवाम में जाएंगे, बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। और इसमें याद रखिए कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है। जब शिंदे साहब होम मिनिस्टर थे, जब बेल हुई, मैं उनसे बोला था उस वक्त फोन करके कि सर अपील करो, इलेक्शंस चल रहे थे, शिंदे साहब कुछ नहीं किए। यही तो मसला है ना हमारा कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई को अगर आप मजहब की ऐनक लाकर देखेंगे तो ये टेररिज्म खत्म नहीं होगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारी जो लड़ाई टेररिज्म और दहशतगर्दी के साथ है, आज के इस एक्विटल के साथ ये हमारी लड़ाई कमजोर पड़ेगी और हमारे सरों पर जो दहशतगर्दी और का खतरा मंडला रहा है वो मंडलाता रहेगा, क्योंकि ऐसी ताकतें आज भी मुल्क में हैं। जैसे दाभोलकर, पंसारे और गौरी लंकेश को मारा, ये लोग हैं ऐसे। और जब तक आप इनको सख्ती से निपटेंगे नहीं, ये खतरा हमारे सरों पर बदनसीबी होगी हमारी, ये मंडलाता रहेगा। ये मक्का मस्जिद ब्लास्ट के ताल्लुक से जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब चल रही थी, उनका एक्विटल हुआ है, वो हमारे लिए एक बड़े ताजुब की बात है, क्योंकि असीमानंद साहब जो उसमें एक एक्यूज़ थे, उन्होंने इकबालिया बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, जो काबिल क़बूल शहादत मानी जाती है ताज़ीरात हिंद और क़ानून शहादत के बुनियाद पे। और ऐसा हादसा होने के बावजूद, इकबालिया बयान होने के बावजूद, अगर इन्वेस्टिगेशन ऐसे तरीक़े से होता है कि जज शहादत को इस काबिल नहीं समझता है कि कन्विक्शन को सस्टेन करे, इल्ज़ाम साबित हों ऐसा नहीं समझता है, तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की कार्रवाई पे और जो तरीक़े से मुक़दमे की कार्रवाई हुई उस पे सवाल खड़े होते हैं। और वहीं जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सेक्रेटरी गुलजार आजमी का क्या कुछ इस फैसले पर कहना, उनका रद्द-ए-अमल, उनका रिएक्शन भी सुनवाते हैं। हुए थे तो 9 लोग शहीद हुए थे और 58 लोग ज़ख्मी हुए थे। इसमें पहले तो मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया, उनको टार्चर किया गया और उनसे जुल्म करवाया गया। लेकिन जब असीमानंद ने इस बात का इकरार किया कि नहीं ये बम हमने किया, बम ब्लास्ट हमने किया है, तो उन मुसलमान बच्चों को जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था रिहा किया। कहना भाई अदालत अगर किसी को रिहा करती है, छोड़ती है, तो उसके लिए ये होता है कि भाई कोई सबूत नहीं है। और जब बम फोड़ने वाले ही उसकी इंक्वायरी करें और हुकूमत में उसके लोग बैठे हुए हों, तो सही इंक्वायरी कब हो सकेगी और कैसे इंसाफ मिलेगा। दुख इस बात का है कि आरएसएस के लोगों ने बम फोड़ा और आरएसएस के लोग बीजेपी के पर्दे में हुकूमत कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जो 9 लोग मरे और 58 लोग ज़ख्मी हुए, तो बम ब्लास्ट करने वाले कौन थे? क्या ऊपर से फरिश्ते आए थे जिन्होंने वहाँ पर बम ब्लास्ट किया था? अब ये हुकूमत का काम है कि उनको तलाश करे जिन लोगों ने मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किया था। और इंसाफ की बात तो ये है, उस वक्त तक उन लोगों को जिनको तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं इत्मीनान हासिल नहीं होगा जब तक कि उन जालिमों को जिन्होंने जुमा की नमाज के वक्त मस्जिद में बम ब्लास्ट किया था पकड़ कर ला करके उनको सज़ाएं नहीं दी जाती हैं। और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान का क्या कुछ इस फैसले पर कहना है, उनका रिएक्शन भी सुनिए। परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि जैसे एजेंसी के पास इतने साक्ष्य और सबूत थे, सब हवा में विलीन हो गए, आसमान निकल गया या पाताल खा गई। क्योंकि हम तो सब कुछ हमें बता रही थी यही एजेंसी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि रोहिणी साल्यान जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने क्या कहा था
किस प्रकार के दबाव थे, कहाँ से थे। अगर लीगल सिस्टम में चीज़ें प्रेडिक्टेबल होने लगे, जो कि इस दौर में हो रही हैं, तो हमारे मुल्क के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। हमारी रवायतें महफूज नहीं हैं, हमारी प्रणालियाँ कहीं ना कहीं संकट के दौर से गुजर रही हैं। हमारे केसेस में जिस तरह से सरकार उनका उपयोग कर रही है, विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए, झूठ को सच करने के लिए, सच को झूठ करने के लिए, ये तमाम चीज़ें आज से नहीं, जब से नई सरकार 4 साल से आई है, हर केस में ऐसा होता चला जा रहा है। इसलिए आज अल्टीमेटली अब लोगों को जो विश्वास रहा है, वो विश्वास न्यायालय पे रहा है, कोर्ट्स पे रहा है, अदालतों पर है। 2007 से 2018 तक सीबीआई ने जांच की, उसके बाद एनआईए को हैंडओवर किया 2011 में। उस समय पूरा सबूत था, लोग उसमें गिरफ्तार हुए, और कौन लोग गिरफ्तार हुए? जो संघ परिवार की विचारधारा से प्रेरित है, वो सब संघ परिवार की सदस्य थे। तो आज वही एनआईए जिन्होंने इतने मजबूती के साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस पेश किए, आज वो एकदम फेल हो गए। ये बार बार जितने भी केसेस हिंदुत्व के लोग इन्वॉल्व हैं, वो सभी केसेस में जो अक्यूज्ड है वो सब कोर्ट से बरी हो रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर 11 साल तवील अरसे के बाद फैसला जरूर आया है, लेकिन यह फैसला अपने पीछे एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ गया है कि आखिर मक्का मस्जिद में जो धमाका हुआ, मक्का मस्जिद धमाके में जो लोग मारे गए, जो लोग जख्मी हुए, इसका आखिर कसूरवार कौन है? 11 साल के बाद भी इसका कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका है। हमने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को आपको रिएक्शन सुना है, बीजेपी और आरएसएस का रिएक्शन भी, उनका रद्देअमल भी आपको सुनवाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो मक्का मस्जिद धमाका मामले में आज एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और इस फैसले में 5 मुल्जिमीन को बरी कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो धमाका हुआ था, इसके लिए कसूरवार कौन है, जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल ये फैसला जरूर अपने पीछे छोड़ गया है। इस पूरे फैसले पर बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी ने खैर मकदम किया है। आरएसएस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। स्वाभाविक था, क्योंकि कोई दम ही नहीं था उसमें। शुरू से मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी सरकार को कहा कि इसको विड्रॉ कर दो, उन्होंने कहा नहीं, फिर उसमें इशू बना देंगे, जैसे गुजरात में इन लोगों ने बनाई थी। तो इसको होने दो, चलने दो, और सारा एविडेंस तो इनकी है, और इसके आधार पर वो रिजेक्ट हो जाएगी तो सारा देश जान लेगा कि कितनी बड़ी षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था। इस फैसले ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि यूपीए सरकार ने हिंदू आतंकवाद का एक नैरेटिव एस्टेब्लिश करने के लिए हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और एक कहानी रची थी। आज उस कहानी का पर्दाफाश हो गया। यूपीए सरकार के दौरान जांच एजेंसियों ने एक भी एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाया, एक भी तथ्य इन आरोपियों के खिलाफ इकट्ठा नहीं कर पाई। इस फैसले ने एक बार पुनः अन्याय पर न्याय की जीत को सुनिश्चित कर दिया है और इस बात को साबित कर दिया है कि भारत में कितने ही कोई षड्यंत्र रच ले, वो षड्यंत्रों का पर्दाफाश अंततोगत्वा होना ही है। जिस प्रकार यूपीए सरकार ने और कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर के मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण हिंदुओं को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का जो काम किया था, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। तो वहीं शिवराज पाटिल, जो कि साबिक मरकजी वजीर दाखिला था, इस फैसले के बाद उनका भी रिएक्शन आया, उनका भी बयान आया है, सुनिए। मुझे लगता है कि ये जो कुछ हुआ है उसके बारे में सही राय देनी है तो जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। पुलिस ने कैसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था ये देखना पड़ेगा। पुलिस के विटनेसेस ने कोर्ट के अंदर कैसा जवाब दिया है ये देखना पड़ेगा। अगर कोई हॉस्टाइल हो गया है तो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसा हुआ है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद जज ने
किस आधार पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया है और नहीं किया है ये देखना पड़ेगा, उसके बाद ही बोल सकते हैं। और मेरे जैसा आदमी जो कि प्रैक्टिस कर चुका है और होम मिनिस्ट्री में रह चुका है, और हमारा हेतु यही रहा है कि किसी ने गलती किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, और किसी ने गलती नहीं किया है तो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। इस वजह से ये सही था या झूठ था, ये मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें देखे बगैर नहीं कहूँगा। तो मक्का मस्जिद धमाका केस में 11 साल के बाद हैदराबाद की एनआईए की खुसूसी अदालत ने फैसला जरूर सुना दिया है, लेकिन इस फैसले के बाद अब बड़ा सवाल यही कि आखिर इस धमाके के लिए कसूरवार कौन है। पहले कुछ मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया और उनको बरी कर दिया गया, उसके बाद ये जो 5 मुलजमीन थे जिनमें असीमानंद का नाम सर फहरिस्त था, अब इन लोगों को भी बरी कर दिया गया। तो आखिर इस धमाके के लिए जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। चलिए बातचीत करने के लिए और इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेजर कादरी साहब हैं, जो कि समाजी कारकुन हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के एमएलसी रामचंद्र राव जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल करते हैं आप दोनों पैनलिस्ट का, दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मेजर कादरी, आपसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे, सबसे बड़ा सवाल जो आज का फैसला छोड़ गया कि आखिर मक्का मस्जिद धमाका मामले का कसूरवार कौन है? मक्का मस्जिद धमाका मामले का कसूरवार कौन है? जनाब, मैं ये अर्ज करूंगा कि मक्का मस्जिद में कोई धमाका हुआ ही नहीं। ये जैसे एक फिल्म बनी थी नोबडी किल्ड जेसिका, तो ठीक उसी तरह से मक्का मस्जिद में कोई धमाका ही नहीं हुआ, कोई मरा ही नहीं, कोई वाकया ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर होता तो किसी न किसी को सजा मिलनी थी। कोई ना कोई तो कसूरवार मेरा ख्याल है कि वो लोग कामयाब हो गए हैं, काबिल मुबारकबाद है जी। कोई ना कोई कसूरवार होता, जैसे अभी आपने कहा कि 100 मासूम मुस्लिम यूथ को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनकी जिंदगियां तबाह की गई। हमने बड़ी कोशिश की और बताया कि भाई ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसके बावजूद जब कोर्ट्स ने, मुख्तलिफ कोर्ट्स में जब ये केसेस गए, 21 केसेस फाइनली ट्राई हुए और हर केस में उनको बरी किया गया और सेक्शंस ऐसे ऐसे लगाए गए थे कि उनको कोई बेल ना मिले। जाहिर है, और वो उसमें भी कामयाब हुए। इन मासूमों को इतने साल इतनी सजाएं भुगतनी पड़ी। वो अलग बात है कि उनको गैर कानूनी तौर से अनऑथराइज्ड प्लेसेस पर, फार्म हाउसेज वगैरह में रख करके टॉर्चर किया गया था। ये आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से मुकर्रर किए गए एडवोकेट कमिश्नर जो एल रवि चंद्र साहब हैं, उनकी रिपोर्ट्स ने साफ बताया है कि इसमें क्या क्या गलतियां थी और क्या क्या किया गया और किस तरह से मासूम मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया। तो मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि अगर कोई गलती इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हो जाती है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर ये साबित होता है और वो भी किसी कोर्ट में कोई जज ये कहे कि नहीं, इसमें दानिस्ता तौर से कोई गड़बड़ है, कि सबूत मिटाए गए हैं, सबूत क्रिएट किए गए हैं, चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, तो तब तो मैं समझता हूं कि उन खाती पुलिस ऑफिसर्स को सजा मिलनी चाहिए। जब हमने ये केस यहां देखा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है जो स्टेट गवर्नमेंट थी, तो तब केस मैं लेकर के गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में, जिन्होंने सारा कमीशन एकजुट होकर यूनानिमसली कुछ रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को दिए, जिसमें उन्होंने ये बात बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत इसरार के साथ कही कि ये इसमें सरासर पुलिस की ज्यादती है। और उन्होंने ये कहा कि जिन पुलिस वालों ने ये गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए और इन मासूम नौजवानों को 3 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके साथ ही साथ ये भी कहा उन्होंने कि ये मुआवजा सरकारी खजाने से नहीं बल्कि उन खाती पुलिस ऑफिसर्स की पे एंड अलाउंसेस से दिया जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी मांग की कि
इन नौजवानों को, जिनकी नौकरियां, जिनकी जिंदगियां सारी तबाह हो गई थी पुलिस के गलत एक्शन की वजह से, उनको उनकी तालीम के हिसाब से कमेंसरेट विद देयर एजुकेशन दे शुड बी गिवन गवर्नमेंट जॉब्स। तो उसके बाद ये तमाम चीजों को जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को इस पूरे मामले में कसूरवार ठहराया गया, जाहिर सी बात है कि उनके सामने परेशानियां बिल्कुल पहाड़ बनकर खड़ी हुई और आज भी उनकी परेशानियां कम नहीं हुई हैं। रामचंद्र राव जी, आपके पास आना चाहेंगे कि आज इस पूरे मामले में फैसला जरूर आया, लेकिन जो विक्टिम्स थे, जो मुतासरीन हैं, जिनके घर वाले मारे गए, जो लोग इसमें जख्मी हुए, इंसाफ अभी भी बाकी है। रामचंद्र राव जी, नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जिनका जो वहाँ निधन हुआ है और जिनको इंजरीज हुए हैं उन सबके साथ न्याय होना चाहिए। वो गलत था, इंसानियत के तौर पे कोई भी उसका खंडन करते हैं, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि उस समय की जो लोकल पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जी, उनका इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे लोगों को लिया गया था जो नार्को टेस्ट पर भी उन्होंने ये कबूल किया था कि ये उनका हाथ उन्होंने किया है। बाद में जब सीबीआई ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन लिया था तो उन बातों को नजरअंदाज करते हुए एक नया चार्जशीट फाइल कर ये जो संगठन, जो हिंदू संगठन को उनको बदनाम करने के लिए कांग्रेस के समय की यूपीए की सरकार थी, उनके कहने पर कुछ लोगों को, वो लोग भी इनोसेंट है, उनको फंसाया गया था। ये आज उनका पर्दाफाश हो गया है इस केस में। पहली बात तो ये है, लीगली अगर देखा जाए उसमें सारे विटनेस हॉस्टल हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जो किया था वो अजमेर के कन्फेशन में किया था, जहां पर लोकल लोगों को किसी को उन्होंने एग्जामिन नहीं किया, खलीम हो या उसका बिलाल हो, इन सबको नजरअंदाज किया गया। तो इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई की किया था सब फेल है। रामचंद्र राव जी, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो या किसी और एजेंसी की बात कर लीजिए, 11 साल लग गए इस पूरे मामले में और कसूरवार कोई नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि कसूरवार ये लोग नहीं थे, कोई और लोग हैं, लेकिन अपने राजनीति के लिए, अपने जो हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए, वो उस समय के संघ परिवार को बदनाम करने के लिए इन्होंने एक कहानी रची थी और इन लोगों को इन्होंने अभियुक्त बनाया और इन्हें केस में फंसाया गया। ये गलत केस बनाया गया था, इन लोगों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। आज कोर्ट में, क्योंकि मैं इस केस में नहीं, ठीक है, आज ये बात रामचंद्र राव जी बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आज ये कहना गलत होगा कि असीमानंद ने अपना जुर्म कबूल किया था, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने बरी कर दिया है तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अभी असीमानंद ने जो अपना कबूल किया था, जो उन्होंने बयान दिया था, साफ उन्होंने रिस्ट्रैक्ट हुए थे और उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने कहा गया था, दबाव पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उस समय सीबीआई के ऑफिसर, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि उस समय कोर्ट के ऑर्डर पे उनको दिल्ली लेकर गया यहाँ से और दिल्ली में स्टेटमेंट लिया गया उनका। हालांकि वो हैदराबाद के जेल में थे, हैदराबाद के जेल में जब रहते हुए हैदराबाद के जज के पास क्यों नहीं आने उनका बयान, दिल्ली क्यों ले गए? उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए उनके ऊपर दबाव लगाया और दबाव लगाने के बाद ठीक है। मेजर कादरी, जिस तरह से रामचंद्र राव जी कह रहे हैं कि भाई चाहे वो लेफ्टिस्ट कह लीजिए, राइटिस्ट कह लीजिए, यूपीए कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, सियासत से भी इस केस पर सियासत ने भी अपना असर डाला है। क्या लगता है मेजर कादरी ऐसा? अपना असर डाला है, क्या लगता है मेजर कादरी ऐसा? ये बड़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। मैं सियासी खेल में एक मोहरा नहीं बनना चाहता। रामचंद्र राव साहब का कहना कि ये हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई थी, एक षड्यंत्र किया गया था, ये उनका कहना है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के एक्स जज रहे हैं, उन्होंने कहा है और वायरल न्यूज पर यह आज भी क्लिप अवेलेबल है कि 18 बॉम्ब ब्लास्ट में आरएसएस और उसकी सिस्टर तंजीमें शामिल थी और मुख्तलिफ ऑफिस बेरर्स उसमें इन्वॉल्व थे। और रघुवंशी जो एटीएस बॉम्बे के हेड थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार किया था। और ये बात भी कहते हैं वो, जो जिसके लिए हम शहीद
हेमंत करकरे साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए उसको नकार करके अस्सर नौ ने तहकीक की और उसके बाद उन्होंने असीमानंद साहब का, ठाकुर प्रज्ञा ठाकुर सिंह और कर्नल पुरोहित का नाम लिया। और ये दूसरी बात एक और भी ये कहना चाहूंगा कि असीमानंद साहब पर कोई दबाव नहीं डाला गया। असीमानंद साहब एक कॉन्शियस इंसान थे। जब वो देख रहे थे चरलापल्ली जेल में कि उनके किए हुए जुर्म की वजह से मासूम लोग बड़ी सजाएं भुगत रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने खुद से, जबकि कोई उनसे पूछा भी नहीं गया था, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और इसका एडमिशन करते हुए उन्होंने एक बयान दिया, जिसको जैसे अभी मैंने कहा जस्टिस कोलसे साहब के कहने के मुताबिक 3 दफा, 1 2 नहीं 3 दफा उनको मौका दिया गया कि वो रिट्रैक्ट करना चाहें तो करें, लेकिन ना उन पर कोई दबाव था, ना उन्होंने इसको ये करने के लिए तैयार। ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने ये कहा कि मुझे जब अडवाणी साहब या वाजपेयी साहब ने कोई बात नहीं की और मैं जब वो नहीं रोक रहे हैं तो ये मजिस्ट्रेट साहब क्यों रोक रहे हैं। तो उल्टा उन्होंने ये कहा कि मजिस्ट्रेट साहब बार बार उनको जो 3 दफा मौका दिया गया उस पर वो उंगली उठाते हैं जब ये बोलते हैं। तो मैं तो असीमानंद साहब को और हेमंत करकरे और उस जैसे बहुत से ऑफिसर्स हैं पुलिस में अभी जो पूरी हिम्मत के साथ अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर जेन्युइनली ड्यूरिंग द लाइन ऑफ ड्यूटी कोई अगर गलती हो जाए तो उसकी गर्दन पकड़ लो। नो, any genuine mistake is acceptable, but if it is proved in a court of law after due process कि पुलिस वालों ने जानबूझ करके सबूत मिटाए हैं और गलत सबूत इकट्ठे किए हैं और विटनेसेस को ट्यूटर किया है या विटनेसेस को प्रेशराइज किया है, ये मैं नहीं कहूंगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। किसी जो मैजिस्ट्रेट के पास ये अगर साबित होता है तो उस सूरत में खाती पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। और जब भी हमने ये बात उठाई है कि भाई पुलिस वाले तो कानून के रखवाले हैं, अगर यही कानून तोड़ने लगे तो इस कानून का क्या होगा, इंसाफ का क्या होगा। तो हर बार में यह कहा जाता है कि अगर किसी पुलिस वाले को सजा दी जाए तो सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट डिमोरलाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साहब? अगर ये कुछ चंद भेड़िए, चंद ब्लैक शीप अगर उसके अंदर आ जाते हैं पुलिस फोर्स में और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इससे तो जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं जैसे हेमंत करकरे साहब शहीद, वो और दूसरे और लोग जो आज भी हैं, मैं वो दूसरे केसेस में जाकर के इसको डाइग्रेस नहीं करना चाहता, वरना केसेस अब भी चल रहे हैं। आप जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन उन पर दबाव डाल रहा है 8 साल की बच्ची का। तो उसी तरह से अगर कोई दबाव डालता है तो उस दबाव को हटा करके हमको चाहिए कि वो दें। अगर ये कहना कि कांग्रेस ने, यूपीए ने ये इल्जाम लगाए हैं, मैं कांग्रेस और बीजेपी के जो भी उनके पॉलिटिकल जाहिर सी बात है मेजर कादरी की कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों ने भी अपना असर इस पूरे मामले में डाला है, जो साफ तौर से दिखता है। जो इल्जाम और जवाबी इल्जाम आज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासी असर और रसूख इस पर जरूर दिखता है। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी इश्यू पर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब सब बरी हो गए तो कसूरवार कौन है। छोटे से ब्रेक के बाद तो 11 साल बाद और इंसाफ अभी भी बाकी है। जी हम बात कर रहे हैं मक्का मस्जिद धमाका मामले की। इस पूरे मामले पर आज एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया और 5 के 5 जो मुल्जिमीन थे उन्हें एक तरह से बरी कर दिया गया। और बड़ा सवाल ये फैसला अपने पीछे छोड़ गया कि आखिर कसूरवार कौन है। धमाका हुआ है, लोग मरे हैं, लोग जख्मी हुए हैं, अब इस धमाके के लिए कसूरवार कौन है। 11 साल बाद हमारी जांच एजेंसियां ये पता करने में बेबस नजर आ रही। 2 मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत जल्दी अपने दोनों मेहमानों से हम इसी मामले पर लगातार बात कर रहे हैं।
रामचंद्रन राव जी, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इस पूरे मामले में 160 गवाह थे और धीरे धीरे तमाम के तमाम गवाह जो हैं अपने बयानों से मुकर गए। 236 गवाह थे जी, और 236 में जो ऑफिशियल विटनेस है उनके सिवा किसी ने भी प्रोसिक्यूशन के केस का उन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया। सब जो है जो उनको कई लोग हॉस्टाइल हुए हैं और कईयों का जो बयान था वो केस से कोई ताल्लुक नहीं रखता था, जैसे वो फॉर्मल विटनेसेस कहते हैं जिनको। तो इसलिए जो केसेस जो इम्पोर्टेंट विटनेस जो प्रोसिक्यूशन समझते थे तो उनका भी जो बयान था वो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में नहीं था। तो जब कोर्ट फैसला देता है तो कोर्ट के सामने जो सबूत है, कोर्ट के सामने जो बयानबाजी होती है, कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल होते हैं उनके बेसिस पर जजमेंट दिया जाता है। जी। लेकिन मेरा यही कहना है कि आज कोर्ट में जो जजमेंट हुआ है उसके पीछे जो चार्जशीट फाइल किया गया था, हमारा पहले से यही कहना है कि सीबीआई ने जानबूझकर चार्जशीट जो लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया था उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है। कहीं कम से कम उसका जिक्र तो होना चाहिए कि हमने यहाँ से लिया है और ये सब गलत है। अभी काजी जी ने बताया था कि कई मासूम बच्चों को लिए उनके ऊपर केस लगाया गया, उनको बरी कर दिया। कम से कम उन केस में क्या सबूत मिले थे, कैसा बयान किया था, सीबीआई उन सब में क्या नहीं। और एनआईए ने कब चार्जशीट फाइल किया? जब सारे ऊपर चार्जशीट फाइल करने के बाद एनआईए ने जब एंटर किया तो सिर्फ एडिशनल चार्जशीट डाला विदाउट एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मेरा यही कहना है कि कुछ भी हो, किसी ने जरूर कसूरवार जरूर कोई होगा और ये इंसानियत के जो ये अगेंस्ट है, ये कि किसी को मारना हो या किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना हो, ये गलत है, हम भी यही मानते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि क्या आप किसी को फंसाने के लिए, आपकी राजनीति का उल्टा सीधा करने के लिए आप मासूमों के ऊपर केस डालना चाहते हैं क्या? आप कैसे मासूमों पर केस डालना चाहते हैं? आपके इन्वेस्टिगेशन में कोई आपके इन्वेस्टिगेशन के लाइन पे कोई बयानबाजी नहीं करता है और इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो डेफिनेटली इसका केस का अंत ऐसे ही होने वाला है। मैं तो यही मानता हूँ, मैं भी लेकिन रामचंद्र राव जी, ये बहुत बहुत दिलचस्प लग रहा है कि भाई ठीक है, आपने कहा कि उस टाइम पे यूपीए ने इस तरह से सब कुछ कराया था और आज आप रिएक्शन देखिए, आज ये फैसला आने के बाद आप आरजेडी का रिएक्शन देखिए, आप कांग्रेस का रिएक्शन देखिए, सीपीआई का रिएक्शन देखिए, हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी का रिएक्शन देखिए। सब कह रहे हैं कि भाई ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। अब वो तो हमारे विपक्षी हैं, हमारे समाज में क्यों बयानबाजी करेंगे? वो जरूर हमारे खिलाफ बयानबाजी करेंगे और बयानबाजी नहीं होता, गलत भी अफवाह फैलाएंगे, गलत बात कहेंगे हमारे बारे में। हमारे बारे में तो ये भी कहेंगे कि मोदी जी खुद आके ये केस में इंटरफियर बोलेंगे, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ये वास्तवता यही है कि मासूमों को केस में फंसाया गया था और आज मासूम बरी हो गए हैं। नहीं तो ये मानते कि सियासत हुई इस मामले पर? हाँ, जरूर हुई है, जरूर हुई है। इस मामले में यूपीए सरकार ने इसको सियासती के तौर पर कुछ हिंदू संगठनों के व्यक्तियों को लेकर उनको बदनाम करने के लिए। आप उसके बाद शिंदे जी का बयान देखिए, उनके कांग्रेस की पार्टी के सेशन में क्या हुआ था। आप उस समय चिदम्बरम जी का बयान देखिए, इन्होंने ये वर्ड किया था हिंदू टेरर। इस जब केस के बारे में जब चल रहा था अदालतों में, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था हिंदू टेरर। यानी कि वो चाहते थे कि इस देश में जो हिंदू संगठन हो, आरएसएस का नाम बदनाम हो, इसीलिए उन्होंने किया है। ये साफ साफ जाहिर होता है इस केस के कारण। ठीक है मेजर कादरी, जो बात रामचंद्र राव जी कर रहे हैं कि भाई आरएसएस को बदनाम करने के लिए, हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हें बदनाम करने के लिए इस केस का सहारा लिया गया। जी, मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा जी रामचंद्र जी साहब से, जो उन्होंने कहा कि उन सबूतों को भी देखें जिसमें जो मुस्लिम नौजवान, मासूम नौजवानों को लोकल पुलिस ने इन्वॉल्व किया था। ये बोल रहे हैं कि उन सबूतों की तरफ देखें। अगर रामचंद्र राव साहब वाकिफ नहीं है तो मैं जरा उनके इल्म में कुछ इजाफा कर सकता हूं तो करना चाहूंगा। एक केस में जो जज साहब ने कहा कि भाई कि आपके पास में क्या सबूत है कि इसने ये टेररिस्ट है या इसने इस तरह का कोई की साजिश की थी। तो सर्कल इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं इनके पास से मैंने जिहादी लिटरेचर बरामद किया है। तो जो जज साहब ने पूछा
कि भाई क्या जिहादी 14 मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं, मेरे पास सारे केसेस हैं, अभी भी मैं दिखा सकता हूं 21 केसेस के बारे में। तो ये उन्होंने कहा कि ये उर्दू में है, तो बोले कि उर्दू में है तो क्या है, क्या लिखा है बताइए। नहीं, मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि ये जिहादी लिटरेचर है और ये टेररिस्ट है? तो उन्होंने कहा कि चूंकि उर्दू में है तो इट हैज टू बी जिहादी लिटरेचर। ये एक एग्जांपल मैंने दी जिसमें मजिस्ट्रेट साहब ने इसको ऑब्जर्व किया, ही टुक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। दूसरे एक केस में वो जिसमें इन लोगों ने जो केसेस थे पुराने शहर के, उसको आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ले जाके राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन में इन लोगों ने ट्राई किया, इसलिए कि वहां उनको जिस तरह की रिपोर्ट चाहिए थी वो मिल सकती थी। इस पर भी अदालत ने बहुत कड़ी निंदा की है इसकी, और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुआ है, सिंस इट इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन वेयर द क्राइम अकर्ड और वेयर द अक्यूज्ड ऑर्डिनरीली रिजाइड्स, इज नल एंड वॉइड। और उसके बाद में और आगे चल के मैं एक के बाद एक सारी कहानी इनकी बता सकता हूं। ये जो ठीक है तफसील में, जी बिल्कुल बिल्कुल। मेजर कादरी इस वक्त हमारे साथ एक और पैनलिस्ट। मैं आप अबू साहब, मुझे ये अहम बात है, ठीक है जल्दी पूरा कर ले। जी बिल्कुल, जी बस 1 मिनट दें। ठीक है, मैं चार्जेस के सीरियस होने की 1 मिनट दें, ठीक है, मैं उससे ज्यादा नहीं लूंगा। जो चार्जेस इन्होंने उसके जो सेक्शंस वगैरह इन मुस्लिम नौजवानों पर, मासूम नौजवानों पर लगाए गए थे, इतने संगीन और इतने सीरियस थे। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेबेलियन, सेडिशन एक्सेट्रा 121, 121A, 124A और रेड विद 120B IPC and then 235(1) CRPC etc. ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि जज साहब इनको, अगर जब ये बेल पर एप्लीकेशन पर जाएं तो इनको बेल ना दी जाए, क्योंकि बहुत संगीन जुर्म है, ये जो है टेररिस्ट हैं और इससे देश की सिक्योरिटी को खतरा है, ये इन्होंने साबित करने की कोशिश की। तो इस सिलसिले में मैं यह करना चाहूंगा, हमारी जो तजवीज़ है कि चार्जेस SHO लेवल पर नहीं फ्रेम होने चाहिए। इसके लिए कमेटी हो 3 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की, नॉट लेस देन अ DCP रैंक, दे शुड फ्रेम द चार्जेस, व्हाट सेक्शंस शुड बी पुट फॉर एनी क्राइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रामचंद्र राव साहब का कहना है कि उनके जो RSS के या जो भी उनकी संगठन के BJP के लोग थे या जिसके भी थे, वो अगर मासूम है और पहले वाले भी मासूम थे, तो फिर आखिर किसने ये या तो पुलिस की इसमें मिलीभगत है या फिर पुलिस इतनी इनएफिशिएंट है बिल्कुल मेजर कादरी साहब, अब सवाल यही है कि भाई धमाका हुआ है और जुमे की नमाज के बाद दिन में धमाका हुआ है, लोग मारे गए, जख्मी हुए, लेकिन अब कसूरवार कोई नहीं है 11 साल में। इस बीच हमारे साथ एक और पैनलिस्ट, एक और मेहमान इस मक्का मस्जिद धमाके में हलाक हुए मोहम्मद नईम के एक रिलेटिव, एक रिश्तेदार मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलीम साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आज का फैसला कैसे देखते हैं, क्योंकि इंसाफ तो मिला नहीं। ये जो है सो आज का जो फैसला है साहब, सरासर जो शहीद हुए मक्का मस्जिद ब्लास्ट में उनके साथ बेईमानी है, और हुकूमत के जो एजेंसियां हैं उनकी नाअहली और नाकामी का सबूत है। अगर वो एजेंसियां अगर सही रहते, सही अगर मुलजिमों को अरेस्ट करते तो बराबर सज़ा मिलती। पहले अरेस्ट करे जिन 5 लोगों को आज बरी किया गया, पहले तो NIA और CBI वाले बोले कि ये मुलजिम है, इनकी साजिश के तहत ब्लास्ट हुए। आज फिर यही NIA पेपर कोर्ट में ऐसा सबमिट करे कि ताकि वो बाइज्जत बरी हो जाए। इसमें किसका हाथ है बाइज्जत बरी करने में, क्या है पता नहीं। मगर जो है सो अब हमारे दिलों से, जैसा कि CBI है, NIA है, अब इनके ऊपर से भरोसा उठ गया। अदालत के सामने सादा पेपर रख के उस पर सजा सुनाओ बोले तो अदालत कहाँ से सुनाएंगी? क्योंकि अब जो भी अब बाइज्जत बरी हुए, जो तायद कर रहे हैं बाइज्जत बरी होने वालों की, क्योंकि उनके घर का लड़का शहीद नहीं हुआ, ताकि उनको तकलीफ होती तो उनको पता चलता कि कौन
बाइज्जत बरी हुआ या किसी को इंसाफ मिला या ना मिला। हमारे साथ तो नाइंसाफी हुई। हैदराबाद की तारीख का काला दिन है आज का, और जितने भी शहीद हुए मक्का मस्जिद ब्लास्ट में पूरों के साथ नाइंसाफी की गई। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इंसाफ का इंतजार है 11 साल के बाद। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हम बता दें इस वक्त अपने नाजरीन को कि मक्का मस्जिद धमाका मामले में फैसला सुनाने वाले जज रविंदर रेड्डी ने अभी अभी रिजाइन कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने नाजरीन तक पहुंचा दें कि मक्का मस्जिद धमाके मामले का फैसला सुनाने वाले जज रविंदर रेड्डी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, रामचंद्र राव जी इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि रविंदर रेड्डी, जिन्होंने आज ही मक्का मस्जिद धमाका मामले में फैसला सुनाया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये खबर जो है मुझे आपके चैनल से मिली है, अभी मिली है जी। मुझे भी ऊपर अभी हैरानी हो रही है कि जजमेंट होने के बाद उन्होंने रिजन दिया है, और उसके ऊपर क्योंकि वो अभी तेलंगाना ऑफिसर जुडिशियल ऑफिसर के प्रेसिडेंट भी है, तो मेरे ख्याल से कौन सा ऐसा कारण होगा जिसके कारण उन्होंने रिजाइन किया है, मैं बता नहीं सकता हूँ। उसके ऊपर तो मैं टिप्पणी अभी इस पूरी बात को मेजर कादरी इसी पर आपसे भी रिएक्शन चाहेंगे। रविंदर रेड्डी जो कि जज थे, जिन्होंने आज फैसला सुनाया था, रिजाइन कर दिया है उन्होंने। अब ये वो खुद ही बता पाएंगे कि उन पर कोई दबाव था जिसके तहत उन्होंने इसको इग्नोर किया। लेकिन ये मैं नहीं इल्ज़ाम उन पर लगा रहा हूँ कि उन्होंने किसी दबाव के तहत में ये किया है या किसी तरह से। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं उनको शायद हो सकता है उनका अपना ज़मीर भी उनको मलामत कर रहा हो, लेकिन ये इसलिए नहीं कि उन्होंने दानिस्ता तौर से कोई गलती की है, गलत जजमेंट दिया है, बल्कि हो सकता है ये उनको खटक रहा हो कि ये जो सारे सबूत थे इनके खिलाफ इस तरह से उनको कमजोर कर दिया गया था कि वो कोई और फैसला नहीं सुना सकते थे। हो सकता है ये बात हो, उनका ज़मीर इसलिए मलामत कर रहा हो। केस जो पुलिस ऑफिसर्स ने इनिशियल उसमें जिन लोगों ने सबूत इकट्ठा किए, जिन लोगों ने सबूत डिस्ट्रॉय किया या उसको अच्छी तरह से पकड़ा नहीं जानबूझ करके, वो जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकता कि 11 साल के बाद केस फिर से हल हो सकता है। अगर फिर भी अगर उसमें लोगों की अगर इरादा हो, इतना मजबूत हो, तो जरूर होगा। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। तो जनाब ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की अदलिया पर हमारा बड़ा भरोसा है, और हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं पुलिस में भी जो इस बात को उठाएंगे और इन सारी गलतियों को ठीक करेंगे। और जो अभी सही बात है मोहम्मद सलीम साहब, आप लोगों की हालत, जो बात कही 11 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला, और आज जब फैसला आया तो दूर दूर तक इंसाफ नहीं है। इन 11 सालों में कैसे ये 11 साल गुजरे हैं, और आप लोग को तो हर पल इंसाफ का इंतजार रहता होगा कि आखिर वो कसूरवार कब पकड़े जाएंगे जिन्होंने आपके घर वालों की जान ले ली। जी, हम तो यही दुआ कर रहे थे कि जो कातिल है चाहे कोई भी हो, उसके साथ अदालत इंसाफ करे और हमको इंसाफ मिले। मगर अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि हम जो है सो किसी पे भरोसा करने के काबिल नहीं रहे, और हम तो हुकूमत से और सेंटर हुकूमत से भी डिमांड कर रहे हैं कि जो है सो फिर नए तरीके से उसकी तहकीकात हो और जो है सो हमको इंसाफ मिले। और ये जो भी साबिका में जो है सो जैसा कि असमानंद साहब की फाइल गुम हो गई, बाद में मिल गई, ये खेल किसका है? किसी आम पब्लिक का नहीं है। और अगर जैसा NIA CBI वाले जो है सो अगर ऐसा करेंगे काम, तो क्या अवाम जिसके घर में हादसा हुआ उन्होंने मुलजिम को पकड़ के देंगे क्या? बताइए आप। सही, बिल्कुल सही। 11 साल हुए लेकिन इंसाफ अभी भी बाकी है। रामचंद्र राव जी, जिस तरह से अभी खबर आई कि रविंदर रेड्डी जो कि जज थे आज के पूरे मामले के, जिन्होंने फैसला सुनाया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और अभी मेजर कादरी भी कह रहे थे, और आज जो अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि भाई जुडिशरी पर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हावी हो रहा है,
क्या इस कदम के बाद रविंदर रेड्डी जो जज थे जिन्होंने कदम उठाया, क्या उस चीज को एक मजबूती मिल रही है? जो रिएक्शन का जो अपोजिशन का लगातार रिएक्शन आ रहा है। अब वो अपोजिशन वाले जो क्या बात करते हैं आजकल, उनका एक निशाना साधना है मोदी की सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर, और इसके सिवा कुछ आता ही नहीं है। इस जजमेंट के विषय पर अभी काजी जी ने भी कहा था और दूसरे लोगों ने कहा था कि कोर्ट में जब विटनेस बयान जब सपोर्ट नहीं करता है प्रोसिक्यूशन को, तो जज क्या करेगा? उन्होंने खुद कहा था। तो मेरा ये मानना है कि उनका जो भी आज जो इस्तीफा दिया गया है वो किस कारण से दिया गया है, अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात अपोजिशन की तरफ से कही जा रही कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम हावी हो रहा है जुडिशरी पर, इसे आप कैसे देखते हैं? हमें गर्व है कि हमारा देश का जो जुडिशरी है बहुत इंडिपेंडेंट है। इसमें सरकार किसी तरह का दबाव नहीं बनाती है। सरकार की कोई लोग भी जो है जुडिशरी पे कोई दबाव नहीं बनाते हैं। जुडिशरी अपने स्थान पे है, पॉलिटिक्स अपने स्थान पे है, एग्जीक्यूटिव अपने स्थान पे है। हम चाहते हैं ये जो प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का, जो जमहूरियत का जो ये एक मजबूत इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, ये तीन अपने अपने स्थान में रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए। हमें ये रामचंद्र राव जी, अब बड़ा सवाल जो मोहम्मद सलीम साहब देखिए यहाँ बैठे हुए, इनके एक रिश्तेदार, एक रिलेटिव इस धमाके में मारे गए, मोहम्मद नईम। अब वो तो भाई कह रहे हैं कि भाई हमें फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? कसूरवार और कातिल को आप पकड़ नहीं रहे हैं, एजेंसियां जो हैं आपकी बेदम हो गई हैं, नाकाम हो गई हैं। अब ये किस पर भरोसा करें, ये किसके पास जाए इंसाफ के लिए? सही बात है। मेरा भी उनके साथ बहुत सिंपैथी है। मैं आज जो भी उनके जो घटना घटी है उनके दिलों में, और हमारे देश में ये पहली बात है, कई जगह पर आज मासूमों की, आज कश्मीर में देखिए कई मासूम मर रहे हैं। आज कहीं जो देखिए मंदिरों पे, साईं बाबा के मंदिर पे दिलसुख में ब्लास्ट हुआ था, गोकुल चाट में ब्लास्ट हुआ था, उनके भी परिवार है, बच्चे हैं। तो हम सबको मिलकर एक देखना चाहिए। किसी को धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए, मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। इंसानियत के खिलाफ छोटी आवाज उठती है, इंसानियत के कोई भी ऐसा काम करता है उसको कंडम करना चाहिए, चाहे वो मंदिर में हो या मस्जिद में हो या कहीं भी हो। ऐसा जो होता है ये गलत है। और आज सलीम साहब के जो परिवार में उनका जो दुख है, मैं भी उसको शेयर करता हूँ, सिंपैथी है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में टेरर को बहुत बढ़ावा दिया है। उन्हीं के नीतियों के कारण टेररिज्म बढ़ा है और इन्हीं के नीतियों के कारण आज ये सब देश में हो रहा है। ठीक है मेजर कादरी, अब इंसाफ कैसे इन लोगों को मिलेगा? भाई कोई कसूरवार नहीं, कोई कातिल नहीं, इंसाफ मिलेगा कैसे? मोहम्मद सलीम साहब बैठे बता रहे हैं कि भाई यही मैंने 11 साल में इंसाफ नहीं मिला। लहू चशीदा हाथ चूम के उसने बता दिया, एक शेर है जी, लहू चशीदा हाथ चूम के उसने बता दिया, जजा वहां मिली मरहला जहां सजा का था। तो ये पुलिस ऑफिसर्स जो खाती हैं हमारे हिसाब से, जिनको बाद में जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जस्टिस भास्कर राव साहब ने की, उसमें भी जो लग रहा था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स खाती है, उनको प्रमोशंस मिले हैं। इसी तरह की चीज दिल्ली के मामले में भी देखने में आई। तो मैं ये अर्ज करूंगा जनाब रामचंद्र राव साहब कि आप इधर उधर की ना बात करें, आप ये बताएं कि काफिला क्यों लुटा और कैसे लुटा और कौन खाती है, कौन जिम्मेदार है इसका। जब तक के पुलिस को रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, उसमें माइनॉरिटी के ऑफिसर्स को भी नहीं पोस्ट किया जाएगा एट एसएचओ लेवल, और ट्रांसपेरेंसी नहीं की जाएगी, और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हर केस के लिए, अगर कोई इस तरह का हीनस क्राइम का केस हो तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए और टाइम बाउंड। बिल्कुल रामचंद्र राव जी, अब सवाल ये उठता है कि भाई कोई कातिल, कोई कसूरवार 11 साल में नहीं मिला, सारे लोग बरी हो गए। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या नए सिरे से इस पर जांच पड़ताल होगी? इन्वेस्टिगेशन का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, अब वो हुकूमत बता सकती है और कोर्ट बिल्कुल अपील में जाना चाहिए। हुकूमत जाएगी कि नहीं उनसे पूछिए। नहीं, गवर्नमेंट इस पर अब पहल करेगी कि नहीं कि भाई जिस तरह से अजमेर में हुआ था कि हुकूमत हायर कोर्ट में गई नहीं, यहां भी वही होगा क्या? हाँ, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं, तो यहां भी हो सकता है वही हो खेल। रामचंद्र राव जी,
तो उनको चाहिए कि जो है, क्योंकि अभी तो सरकार निर्णय लेगी। मैं तो यहाँ पर विपक्ष में हूँ, मैं यहाँ तेलंगाना में, हमारी सरकार वहाँ पर है, वो सरकार निर्णय लेगी। अब उनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? होम मिनिस्टर, आज लॉ मिनिस्टर। बिल्कुल। मोहम्मद सलीम, क्या उम्मीदें टूट गई हैं आप लोग को? अब इंसाफ की उम्मीद नहीं रही? बोल तो सकते हैं आप कि सलीम साहब, ये बहुत ही जो है बदबख्ताना बात है। सलीम साहब, हमारे को तो इंसाफ नहीं मिला। जैसा कि अब रामचंद्र राव साहब जो बीजेपी के लीडर है, अगर शायद उनके घर में किसी लड़के का अगर हादसा होता ऐसा, तो शायद वो जब भी अपील नहीं करते होंगे या जब भी रिकमेंड नहीं करते होंगे। अगर वो हमारा लड़के को वो अपना लड़का अगर समझते हैं तो सेंटर में बरोबर वो रिकमेंड कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। हम तो आज यहाँ बैठ के सेंटर हुकूमत से भी अपील कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं, चाहे वो टीआरएस की हो या किसी और की हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 11 साल से इंसाफ का इंतजार है, इंसाफ नहीं मिला। अब इंसाफ कैसे मिलेगा, ये फैसला भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि आखिर इंसाफ मिलेगा कैसे जो मुतासरीन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन में शामिल होने के लिए मेजर कादरी, रामचंद्र राव जी और सलीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।